हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हेलो अकाउंट्स एंड कंप्यूटर क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर से एक सीरीज़ लेके चले हुए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें हम कल एक टॉपिक पढ़ चुके हैं प्राथमिक डाटा, यानी कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा को लेकर हम एक टॉपिक चले थे। आज मैं उसी के साथ में एक उसका जो सेकंड पार्ट है उसको लेके आया हूँ। और यहाँ पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। यानी कि वो क्या विधि है जिसके द्वारा हम प्राइमरी डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि प्राथमिक जो समंक हैं उनको हम कैसे कलेक्ट करें, इस बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, पहला पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है। देखिए, जो इसमें जो पहला ही पॉइंट हमारा आ रहा है वो आ रहा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, पहले मैं आपको, चलो इसको समझाने से पहले एक बार बता देता हूँ। प्राथमिक डाटा, कल हमने समझा था प्राथमिक डाटा। प्राथमिक डाटा वह डाटा होता है जब किसी काम को करने के लिए या किसी अनुसंधान को करने के लिए व्यक्ति जब स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी सूचनाएं खुद से इकट्ठा करता है, यानी कि स्वयं जाके उस सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। उसको हम प्राथमिक समंक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम प्राथमिक समंक कहते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक समंक होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जिसको डाटा को हम स्टार्टिंग से लेके खुद से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसी में हम आगे देखने वाले हैं कि जो प्राथमिक समंक है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अब इसको विधि, जैसे हम डाटा को इकट्ठा करें, सपोज़ करो मैं अपना खुद का डाटा अपने अपने आप ही कलेक्ट करना चाहता हूँ, स्वयं कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कौन कौन से ऐसी विधियाँ होंगी जिनके थ्रू मैं इस डाटा को कलेक्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 विधियाँ यहाँ पे दी हुई हैं जिनके द्वारा हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें हमारा पहला ही पॉइंट आ रहा है, इसमें आ रहा है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष माने होता है डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यानी कि क्या करते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के खुद से जाके हम क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो जिस व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो उसे डाटा इकट्ठा करना है, वो खुद स्वयं जाके लोगों से मिलता है और उस डाटा को, उस सूचना को वो निकालने की कोशिश करता है जिस सूचना की उसको आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखो, सही से दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, चल जाएगा इतने में काम। ओके। तो यहाँ पे हमने समझा कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या होता है कि व्यक्ति खुद जाके डायरेक्ट लोगों से मिलके उस सूचनाओं के बारे में जानकारी निकालता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। अब जो हमारे सेकंड पॉइंट आ रहा है, इसमें सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, इसमें सॉरी, इसको एक बार हटा देते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का क्या मतलब होता है, देखो, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जिसमें हम डायरेक्टली जाके किसी से नहीं मिलते। ठीक है, हम किसी से डायरेक्ट जाके नहीं मिलते, उसको इनडायरेक्टली उस सूचनाओं को हम वहाँ से निकालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान बोलते हैं। अब ये किया कैसे जाता है, देखो क्या होता है कि हो सकता है कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति से जाके मिलते हैं तो वो हमारे से इतना खुश ना हो, हमारे साथ थोड़ा हमें उसे लगे अजीब सा कि भाई मैं अपने बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इनको क्यों बताऊं। तो ऐसी कंडीशन में वो कभी कभी हमारे से नाराज़ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो हमें सही सूचनाएं नहीं देगा और हो सकता है कि वो अपनी बातें बताने से मना कर दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान को अपनाते हैं। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्यों अपनाया जाता है, इसका एक बेनिफिट है। इसमें वैसे हम करते क्या हैं, इसकी विधि को समझते हैं। इसमें होता क्या है कि जिस व्यक्ति से हमें डाटा निकालना है या जो सूचनाएं उससे हमें प्राप्त करनी है, हम उससे रिलेटेड आसपास के लोगों से मिलते हैं और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है उनसे कलेक्ट करते हैं। उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। क्लियर है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि किसी और लोगों के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकालना क्या होगा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होगा। तीसरा जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, संवाददाताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। संवाददाताओं देखो अजीब सा वर्ड आ रहा है, संवाददाताओं के माध्यम से
जानकारी प्राप्त करना। अब की बार क्या होगा कि हम जानकारी खुद प्राप्त करने के लिए नहीं जाएंगे, ना तो हम प्रत्यक्ष व्यक्ति के पास जानकारी लेने के लिए जाएंगे और ना हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान करेंगे। तो करेंगे क्या फिर, हम क्या करेंगे, संवाददाताओं के माध्यम से डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब संवाददाता क्या होता है, हम क्या करते हैं उस एरिया में, जिस एरिया में हमें डाटा को इकट्ठा करना है, उस एरिया में हम एक एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे इस काम के लिए छोड़ देते हैं कि भाई आपको अपने इस एरिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के हमको देनी है। एक तरह से वो हमारा एजेंट होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा एजेंट की तरह काम करेगा। और उस एजेंट के द्वारा जो काम किया जाएगा, उन सभी सूचनाओं को हम इकट्ठा करके अपने डाटा को संकलन कर लेंगे, है ना, इकट्ठा कर लेंगे। तो ये क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने पूरे एरिया की जानकारी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि जानकारी कभी कभी सही तरह से सही नहीं होती है, गलत भी हो सकती है। यहाँ पे हम जो डाटा निकलता है वो उसका एवरेज डाटा निकाल के चलते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि अगर उसने हमें 50-60 बात बताई है अच्छी अच्छी, उसमें 15-20 गलत भी हो सकती हैं, तो उसका एक एवरेज लेके चलते हैं। मतलब पूरी तरह से हम उस डाटा पे विश्वास ना करके कुछ डाटा पर एक एवरेज निकाल के विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सटीकता कम होती है, लेकिन फिर भी ये कारगर पद्धति है। पांचवा पॉइंट आ रहा है, पांचवा पॉइंट जो हमारा आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ। सूचकों द्वारा अनुसूची या प्रश्नावली भरवाकर जानकारी प्राप्त करना। तो सूचकों द्वारा प्रश्नावली कैसे भरा जाती है, देखो क्या होता है कि हम सूचना प्राप्त करता है, हमें जानकारी चाहिए, हमें डाटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सूचकों द्वारा जो हमें सूचनाएं देंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम सूचक। उनको क्या बोलते हैं, हम सूचक बोलते हैं। तो उन सूचकों से हम क्या करेंगे, उनसे जाके मिलेंगे। उन सूचकों से मिलने के बाद उनसे हम एक अनुसूची या प्रश्नावली, एक पेपर होता है, पेपर पे बहुत सारे जिस तरह की हमें सूचनाएं चाहिए उस तरह के हम पहले से ही कुछ क्वेश्चन को बना के रखते हैं। जैसे कि आप अपने घर में किस तरह के साबुन का इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरह का कोलगेट यूज़ करते हैं, या किस तरह का पेप्सोडेंट यूज़ करते हैं, या जो भी कंपनी होगी आपकी, किस तरह का ऑयल आप यूज़ करते हैं, शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम जिस तरह का भी हमें डाटा चाहिए होता है, कुछ क्वेश्चन बना के रखते हैं और इस प्रश्नावली के माध्यम से हम उसको भरवा लेते हैं। अच्छा, ये किया कैसे जाता है, इसमें क्या होता है कि हम इसको डाक के द्वारा, जो हम ये प्रश्नावली तैयार करते हैं ना, अनुसूची या प्रश्नावली तैयार करते हैं, इसको डाक के द्वारा सूचकों के पास भेज देते हैं। और जब ये उनको लेटर ये प्राप्त हो जाता है तो वे इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको फिलअप करके इसको दोबारा से हमारे पास पोस्ट कर देते हैं और उस सूचना के माध्यम से हम अपने डाटा को इकट्ठा कर लेते हैं। और ये काफ़ी सटीक है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये अगर बहुत बड़ा क्षेत्र में हम अनुसंधान करना चाहते हैं तब ये बहुत कारगर है। क्योंकि क्या होता है कि हर जगह जाके एक एक लोगों से मिलना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, उन सभी के पास में प्रश्नावली को पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं, तो वो इसके क्वेश्चनों के आंसर फिलअप कर देते हैं और जिससे हमें सभी जानकारी घर बैठे मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से ये, इसमें समय भी बचता है, इसमें धन भी बचता है और इसमें लेबर की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल सारा काम हमारा डाक विभाग के थ्रू हो जाता है। और जो लास्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, परगणकों द्वारा अनुसूची भरना। देखो परगणकों द्वारा सूची को भरना क्या हो गया, इसका मतलब इसमें क्या होता है कि देखो है तो ये सूची अनुसूची, जैसे प्रश्नावली हमने अभी समझा, सेम उसी तरह से होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम डाक के थ्रू सूची को फिलअप नहीं कराते, हम क्या करते हैं, इसमें खुद जाते हैं और खुद जाके या ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो इसमें ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो, जिनको हमने इस तरह का प्रशिक्षण दिया हुआ हो, उन लोगों को चुनते हैं। कुछ लोगों को ऐसे काम पे रखते हैं जो प्रशिक्षित होते हैं इस काम में, या उन्हें प्रशिक्षण देने के बाद हम उन्हें अ, समाज में भेज देते हैं कि भाई जाओ और आपको ये अनुसूचियाँ फिलअप करनी है। यानी कि वे लोगों से मिलते हैं और जितने इसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं अनुसूची के अंदर, उन क्वेश्चनों के आंसर उनसे पूछने के बाद वे इसको नोट डाउन कर लेते हैं और वो सूचनाएं हमें आके कंपनी में मिल जाती हैं, या जिस तरह का हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसमें एक सूचनाएं हमारे काम आती हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ से जितनी भी हमें सूचनाएं प्राप्त होंगी वो सारी की सारी सटीक होंगी, विश्वसनीय होंगी। यानी कि किसी भी तरह की उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं, अगर हमारे प्रशिक्षित जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम करते हैं तब। ठीक है, तो ये हमने अभी अभी समझा मेथड ऑफ कलेक्शन
कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की जो विधियाँ थी वे 5 विधियाँ थी। पहली प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसमें हम खुद जाके मिलते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष, जिसमें हम डायरेक्ट उस व्यक्ति से नहीं मिलते, उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों से मिलके डाटा को निकालते हैं। तीसरा हमने यहाँ पे पढ़ा है, तीसरा पॉइंट हमने जो यहाँ पे पढ़ा है ये है संवाददाताओं के माध्यम से, यानी कि हम एक एक एजेंट छोड़ देते हैं उस एरिया में और वो उस एरिया की सारी जानकारी को निकाल के हमको दे देता है। तो ये भी हमने समझा। और इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट जो हमने यहाँ पे समझ रहे हैं वो आ रहा है सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ तथा प्रश्नावली भरवाकर। इसमें हम डाक के माध्यम से कुछ एक पेपर पे प्रश्न वगैरह बना के उनको सेंड करते हैं, भेज देते हैं और वे उसका रिप्लाई करते हैं जिसमें वो अपने सभी क्वेश्चन के आंसर डाल देते हैं। अच्छा, कभी कभी इसमें ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग प्रश्नावली भरना पसंद नहीं करते, वे आंसर दिए बिना ही उसको सेंड कर देते हैं, है ना। तब क्या होता है, तब हम उस व्यक्ति से इंडिविजुअल जाके मिलते हैं, उससे इंट्रोडक्शन करते हैं, उससे इंटरव्यू करते हैं और उसके बारे में जितनी भी जानकारी लेनी होती है हम डायरेक्टली उससे पूछ के ले लेते हैं, या उसे क्या प्रॉब्लम आई है, उसने क्यों इस प्रश्नावली को फिल नहीं किया, इस बारे में हम जानकारी निकाल लेते हैं। उसके बाद आ रहा है 5 पॉइंट, इसमें हमने पढ़ा था परगणकों द्वारा अनुसूची भरवाना, यानी कि जो हमारे द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जिनको हमने इस काम के लिए रखा है वो खुद से जाके इंडिविजुअल व्यक्ति से मिलकर इस काम को करते हैं और उन क्वेश्चनों के आंसरों को इसमें फिलअप करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का एक पार्ट ख़त्म हो गया इस टॉपिक का। अब इसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब हमारा आ रहा है द्वितीय समंकों का संकलन। तो द्वितीय समंकों का हम संकलन कैसे करते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ। हाँ जी, तो ये हमारा आ रहा है द्वितीय समंकों का संकलन हम कैसे करेंगे। तो द्वितीय समंकों का संकलन कैसे होता है, देखो द्वितीय समंक मैंने आपको कल बताया था, ये वे समंक होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा कलेक्ट किए जा चुके होते हैं हमारे से पहले ही, यानी कि हम जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन पहले से लोगों ने जो इकट्ठी की है उसको हम यूज़ करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए सेकंड हैंड डाटा कहलाता है, यानी कि सेकेंडरी डाटा कहलाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसको भी कलेक्ट करने की बहुत सारे मेथड हैं, विधियां हैं, उन विधियों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा आ रहा है सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन देखो, समय समय पर हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरे वर्ष में कृषि से संबंधित, वित्तीय फाइनेंस से संबंधित अपने राज्य के अलग अलग तरह के डाटा को कलेक्ट करती है और उसको समय समय पर बाजार में प्रकाशित करती रहती है जनता के कल्याण के लिए। तो हम उस डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा जो हमारी गवर्नमेंट ने समय समय पर प्रकाशित किया है, इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो। सेकंड पॉइंट आ रहा है समितियों तथा आयोगों के प्रतिवेदन। समितियों तथा आयोगों के प्रतिवेदन। अब समिति और आयोग की क्या बात होती है, प्रतिवेदन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट। जो ये प्रतिवेदन शब्द लिखा है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, जब हम अपने विचारों को दूसरों को लिख के देते हैं तो वो रिपोर्ट होती है, या किसी चीज़ की जांच करने के बाद जब हम उस पर अपनी एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। ठीक है। अब समिति और आयोग को समझ लेते हैं। समिति क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट किसी कार्य को करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर विशेष किसी टॉपिक के ऊपर कोई एक समिति बनाती है कि भाई आप लोगों का काम क्या है कि आपको इस विषय के ऊपर क्या करना है, आपको खोजबीन करनी है, आपको जांच करनी है, इससे संबंधित आपको डाटा निकालना है। तो ये सारा काम किसका हो जाता है, फिर समिति का हो जाता है। इसी तरह से आयोग बनाया जाता है। तो आयोग का भी काम क्या होता है, जैसे कृषि आयोग, वित्तीय आयोग। तो ये सब क्या करते हैं, अपने अपने आयोग के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और जानकारियों को विश्लेषण करने के बाद अपने विचारों को बताते हैं, अपने विचारों को बताते हैं। और इनके विचारों को ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हम इनके विचारों को ही बोल देते हैं प्रतिवेदन। क्या बोल देते हैं, प्रतिवेदन। यानी कि वो इनकी रिपोर्ट होती है जिसमें अपनी पूरी जानकारी को विश्लेषण करने के बाद प्रेषित करते हैं, यानी कि लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम अगर यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, सेकेंडरी डाटा हो जाता है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा पत्र पत्रिकाएं। देखो पत्र पत्रिकाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। जैसे आपने मंथली देखा होगा ना, आपने बहुत सा सुना होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर सुना आप लोगों ने, जिसमें हमें सप्ताह की, मंथली या 2-3 महीने की सूचनाएं, जो करंट में जो अभी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में सूचनाएं मिल जाती हैं।
तो वो क्या होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती है, इसमें भी हमें बहुत करंट की या प्रीवियस जानकारी हमें मिलती रहती है। तो इन जानकारी को अगर हम अपने लिए यानी कि अपने अनुसंधान में इनका प्रयोग करते हैं तो ये भी हमारी क्या कहलाती हैं, ये सेकेंडरी डाटा बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम जिसमें पढ़ने वाले हैं वो आ रहा है हमारा 4 पॉइंट। और 4 पॉइंट जो कहता है व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन। व्यापारिक संस्थाएं क्या होती हैं, देखो व्यापारिक जो हमारी संस्थाएं व्यापार करती हैं, जैसे कि हिंद मोटर्स लिमिटेड हो गया, बजाज हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड हो गया, टाटा एंड सन्स कंपनी होगी, ये कंपनियां क्या करती हैं, समय समय पर अपनी रिपोर्ट बनाती हैं, जैसे कि बिजनेस का जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या कस्टमर को लेके उसकी जो सोच है, जो थिंकिंग है, उससे रिलेटेड भी ये अपनी एक जो डाटा है वो प्रकाशित करती रहती हैं। और अगर हम इस डाटा को हम अपने अनुसंधान में यूज़ करते हैं तो उस डाटा को भी हम यहाँ पे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब 5th पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी होती हैं, देखो जैसे अभी आपका कोरोना वायरस को लेके बात चली हुई है और यहाँ पे आ रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो हमारा पूरे विश्व का जो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो कंट्रोल करता है, वो संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो वो जिसने हमारे कोरोना वायरस को अभी क्या किया है, हाल ही में महामारी के रूप में इसको निकाला था, इसकी जानकारी दी थी कि ये महामारी है पूरे विश्व के लिए। तो देखो वो भी हमें इस तरह की सूचनाएं देता है कि इस कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो वो अपने दिशा निर्देश जो समय समय पर हमें देता है, वो एक तरह से हमारे लिए क्या होती है, सूचनाएं होती हैं। और इन सूचनाओं, इन डाटाओं को हम यूज़ करते हैं, जिससे इन सूचनाओं को, डाटा को यूज़ करके हम अपने अनुसंधान में सहायता प्राप्त करते हैं। और ये भी जितनी भी ये इंफॉर्मेशन, जैसे ये हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर, और हमारी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी हैं जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, गरीबी स्तर के बारे में, या हमारे यहाँ विकास की दर क्या है, या हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना किस हिसाब से चल रहा है, इस बारे में हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है बाजार समाचार, है ना। बाजार समाचार, बाजार में जो आजकल वर्तमान समय में बाजार में जो प्रोसेस चल रही है, जिस तरह का भी प्रोसेस मार्केट में चलता है ना, जो मार्केट में प्रोसेस चलता है, जो जैसे किसी वस्तु का प्राइस ले लो, प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट में फ़िलहाल जैसे आपका सोना है, सोना लगभग आपका 45,000 के आसपास ये चला हुआ है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 45,000 समथिंग, इसके आसपास आपका जो अभी सोना चला हुआ है, सोने का रेट है। तो अब ये देखो मार्केट में क्या होता है, कम या ज़्यादा होता रहता है, तो इसके अनुसार भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। तो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग प्राइजेस हो गया, क्वांटिटी हो गया, किस चीज़ की मात्रा कितनी अवेलेबल है, इस चीज़ की जानकारी हमें बाज़ार से मिल जाती है। और इस सूचनाओं को भी हम अपने व्यापार के लिए, अपने अनुसंधान के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट अब हमारे पास आ रहा है, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट हो गए, बहुत सी चीज़ों पे में क्या करता है, तो शोध कार्य करते रहते हैं, है ना। कुछ ना कुछ में सर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, उससे उन्हें बहुत सारी जानकारी इकट्ठी होती रहती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी जानकारियों को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, या सूचनाएं ये सभी के लिए प्रकाशित कर देते हैं। तो अपने अपने विषयों पर अनेक व्यक्ति जो शोध कार्य करके उनके जो परिणाम प्रकाशित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता बोलते हैं। तो ये जो डाटा हमें प्राप्त होता है इनकी इस एक्टिविटी से, वो भी हमारा क्या होगा, द्वितीय समक होगा। और इन सभी सूचनाओं को जब हम अपने पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, द्वितीय समक कहलाते हैं। तो द्वितीय समक का संकलन के लिए हमने यहाँ पे कुछ विधियों का बात किया। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको रिकॉल ज़रूर कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देखें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको कहीं पे क्लियर ना हुई हो। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है आपका, तो मैं आपका अपना व्हाट्सअप नंबर आज मैं डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में, या लिंक में डाल दूंगा। आप वहाँ से मुझसे कॉल करके भी इसके बारे में किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना समाप्त करते हैं। बाकी
आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपके पास अभी काफ़ी अच्छा टाइम है तैयारी करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।